सोचो अगर तुम एक ऐसे टनल में फंस जाओ जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो, जहां हर एक घंटा तुम्हारी दुनिया के एक हफ्ते के बराबर हो, तो क्या तुम वहां से बचकर निकल पाओगे? कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। कहानी शुरू होती है और हम एक औरत को देखते हैं जिसकी गाड़ी बारिश की मौसम में एक सुनसान रोड पर खराब हो गई थी। वो अकेली वहाँ पर किसी की मदद का इंतजार कर रही थी। उसी समय वहाँ पर एक आदमी आता है जो काफी अच्छा दिख रहा था और उसका बर्ताव भी काफी अच्छा था। उस आदमी का अच्छा बर्ताव देखकर वो औरत उस पर भरोसा करती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है, अचानक वो औरत नोटिस करती है कि उस आदमी के गाड़ी के पीछे किसी की लाश रखी थी। दरअसल इस औरत के साथ अभी बहुत ही बड़ा धोखा हो गया था, क्योंकि जिस आदमी को वो सजन समझकर उसके साथ आई थी, वो आदमी असल में एक सीरियल किलर था। अब वो औरत अपने बचाव में कुछ कर पाती इससे पहले वो आदमी इस पर एक टूल से हमला कर देता है। इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बस उसी रास्ते से जा रही थी जिस रास्ते पर उस औरत को उस सीरियल किलर ने मारा था। बस में एक वेंग नाम का पैसेंजर था जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट था और बस के ड्राइवर टोनी से उस औरत के केस के बारे में बात कर रहा था जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। बात करते हुए वेंग बताता है कि जिस सीरियल किलर ने उस औरत को मारा था, वो औरतों को मारने के बाद उनकी बॉडी का कोई हिस्सा काटकर अपने पास रख लेता था, ज्यादातर शादीशुदा औरतों की छोटी उंगली। ये सुनकर बस के सारे लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन अभी इस बात पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी बस के रेडियो में सभी को पता चलता है कि आगे सड़क पर एक्सीडेंट हुआ है और रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ये सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि सब लोगों को अपने काम पर टाइम पर पहुंचना था। इसलिए बस का ड्राइवर टोनी बस को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ लेता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद बस के सामने एक सुरंग आ गई जहाँ से टोनी पहले कभी नहीं गुजरा था। लेकिन टोनी उस सुरंग के रास्ते आगे बढ़ने लगा। उसी समय बस में बैठी एक लड़की जिंग फोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन वो अचानक गुस्से में आ जाती है और अपना फोन खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टोनी बस आगे बढ़ाता रहा, लेकिन तभी अचानक सुरंग में एक आदमी उसके बस के सामने आ गया। इस सुनसान सुरंग में वो अकेला क्या कर रहा था, ये सोचकर सभी लोग डर गए। लेकिन वो आदमी पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया और इस आदमी का नाम चियांग था। इसी दौरान बस में हम ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बस में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर अखबार में छपी चियांग की फोटो पर पड़ती है। ली ने देखा कि ये आदमी तो एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन वो बिना बात खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बोला। अब टोनी को बस चलाते हुए लगभग 30 मिनट से ज्यादा हो गया था, लेकिन अभी तक वो टनल से बाहर नहीं निकले थे। ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि चीन का सबसे बड़ा टनल सिर्फ 11 किलोमीटर का है, जिसे पार करने के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। लेकिन ये सुरंग तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार सभी लोगों ने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन फुल स्पीड में 30 मिनट से ज्यादा चलने के बाद भी वो शुरुआत तक नहीं पहुंच रहे थे। ये एक अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई अंत नहीं था। तभी हम लोग जिंग को देखते हैं जो कि अभी के समय में प्रेग्नेंट थी, और वहाँ पर हम लोग सारा नाम के एक औरत को भी देखते हैं जो असल में एक मॉडल थी। और उन दोनों के अलावा बस में पार्क और फैंग भी थे जो कि भाई बहन थे। ये सभी लोग डरकर अब बस से नीचे उतर जाते हैं। तभी जिंग को वहाँ अपना फोन जमीन पर पड़ा मिला, जिससे थोड़ी देर पहले गुस्से में जिंग ने बस से बाहर फेंक दिया था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई आम सुरंग नहीं है। ली ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें आगे चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन घना अंधेरा होने के कारण वहाँ कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। इसलिए जिंग ने उसे अपना ऊन का गोला दिया। ली एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगा और दूसरा हिस्सा वैन के पास था। तभी चियान ने कहा कि वो भी उसके साथ चलेगा और फिर वे चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ धुंध पड़ने लगी और सुरंग के दूसरी तरफ से दो परछाइयां उनकी तरफ आ रही थी। सब उनका सामना करने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही वो परछाइयां पास आई, सबने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि ली और चियांग ही थे। सुरंग बिल्कुल सीधी थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे वे लोग घूमकर एक ही जगह पर पहुंच जाते थे। अब वो लोग फंस चुके थे, इसलिए ली ने सारे खाने पीने की चीजें सारे लोगों में बांट दिया। चारों आदमी यानी कि ली, टोनी, वेंग और चियांग फिर से रास्ता ढूंढने के लिए निकले, लेकिन औरतें और बच्चे बस में ही रुक गए। थोड़ी देर बाद जिंग ने देखा कि सिर्फ 30 मिनट में ही उनकी बस पर धूल जम चुकी थी। घबराकर उसने सबको उठाया और बस से बाहर ले आई। उधर चारों आदमी एक बार फिर से वहीं पहुंच गए। टोनी ने देखा कि उनका खाना एकदम से सड़ चुका था। इसका मतलब ये था कि इस सुरंग में समय भी असली
दुनिया के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने बस में देखा तो उनके बस में पूरी सुरंग का एक नक्शा दिखाई दिया। न जाने कौन वहाँ रख कर चला गया था। ली ने नक्शा समझने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त लाइट चली गई और अचानक ली गायब हो गया। और जहाँ ली खड़ा था वहाँ अब खून के निशान थे, जिसका पीछा करते करते सभी लोग एक खोखले दीवार तक पहुँच गए। उस दीवार को थोड़ा सा ठोकने पर ऐसा लग रहा था जैसे उस दीवार के पीछे कोई रास्ता हो। उसके बाद उस दीवार को तोड़कर सभी लोग अजीब सी कमरे में पहुँचे, जहाँ बहुत सारे गुम हो चुके लोगों की तस्वीरें और शीशे में हाथ रखी हुई थी। इसके अलावा उस जगह पर पूरी इंजीनियरिंग का एक डायग्राम पड़ा था। डायग्राम के मुताबिक यहाँ कुल मिलाकर 6 सुरंगें थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। चियांग ने हिसाब लगाया कि बाहर निकलने के लिए उन्हें 6 सुरंगों को पास करना होगा। उसके मुताबिक इस कमरे में दूसरे सुरंग का रास्ता मिलेगा। कमरे में उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर भी मिला, जिस पर केवल 15 जुलाई की डेट थी। चियांग तुरंत ही उस कैलेंडर को उतार लेता है, जिसके पीछे एक खुफिया रास्ता था, जिसके मदद से अब वे लोग दूसरे सुरंग में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वे लोग दूसरे टनल में पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि उस रूम में रखा हुआ टीवी अपने आप ही चालू हो जाता है। उस टीवी में एक औरत दिखाई देती है जो एक छोटी सी गुफा में कैद थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस दूसरी टनल में भी उनकी बस खड़ी थी, लेकिन बस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो महीनों से वहाँ खड़ी हो और वहाँ बहुत सारी वायरिंग बिछी हुई थी। ये सब देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो लोग जल्दी से उस बस में जाते हैं और कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगते हैं। किस्मत से उन्हें एक बक्सा मिलता है और उस बक्से के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में मैगी रखी हुई थी। लेकिन टोनी बंदूक के नोक पर खाने पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए सबको बहुत ही जल्दी भूख लग गई, जिसकी वजह से सभी लोग जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। अब सारा को भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए टोनी को मैगी के बदले जिस्मानी संबंध बनाने का ऑफर देती है। अब जब वे दोनों ये हरकतें कर रहे थे, तभी वेंग ने चुपके से नूडल्स का पैकेट चुरा लिया, लेकिन टोनी ने ये देख लिया और उसी वक्त उस पर हमला कर दिया। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी अंधेरे में अचानक से पीछे से टोनी का कोई खून कर देता है और बाकी सब ये देखते ही रह गए। इसी बीच वेंग का मैगी का पैकेट बस के नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो देखता है कि बस के नीचे एक होल है। उसके अंदर जाते ही वे लोग एक और अजीब से कमरे में पहुंच जाते हैं। इस बार टीवी पर वो लड़की धीरे धीरे गुफा में डूब रही थी। तभी चियांग को एक बार फिर वही कैलेंडर दिखा और उसके पीछे एक और खुफिया दरवाजा था। उसे पार करके अब वो तीसरी सुरंग तक पहुंच गए थे। ये सुरंग पहले से बहुत ही अंधेरी और सुनसान थी और यहाँ पर भी उनकी बस मौजूद थी, लेकिन उस बस में बहुत ज्यादा सांप भर चुके थे, मानो जैसे बस वहाँ सालों से खड़ी हो। अचानक वेंग ने बंदूक निकाल ली और कहने लगा कि जब जब कोई मरा है उन्हें खुफिया रास्ता मिला है, इसलिए यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे सबकी जान भी लेनी पड़े तो वो ले लेगा। तभी उसने जिंग के हाथों से चियांग पर गोली चलवा दी। उसने उसके साथ आए बच्चों को कमरे में ले जाकर पीटने लगा और फैंग को गोलियों से भून दिया। उसने सारा को भी गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही किसी ने पीछे से आकर उसका काम तमाम कर दिया। उसकी मौत के बाद उन लोगों को एक और खुफिया रास्ता मिला जो चौथी सुरंग में खुलता था। वहाँ पहुँचते ही वहाँ का माहौल कुछ अजीब सा महसूस होता है। सबको अलग अलग तरह के भ्रम होने लगते हैं। इसी दौरान सारा को बहुत ही अजीब सी महसूस होती है, इसीलिए वो पास खड़ी बस में जाकर बैठ जाती है। लेकिन सारा को वहाँ अजीब गरीब लोग दिखाई देने लगे, जिसे डर कर वो बस से बाहर निकल भागी और भागते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुँच गई जहाँ उसके चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। वहीं उसे एक शीशा दिखा, जिसे देखते ही वहाँ उसे किसी ने मार डाला। दूसरी तरफ जिंग की डिलीवरी हो चुकी थी और अब चियांग, पार्क और जिंग अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जिंग का बेटा मर गया, जिसकी वजह से अचानक जिंग ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और एक चाकू से चियांग को मार डाला। इसे घबराकर चियांग की आंख खुली तो वो एक सीक्रेट हॉस्पिटल में था। ये जगह दरअसल मिलिट्री लैब थी। वहाँ मौजूद सैनिकों के बातचीत से पता चलता है कि वो सीरियल किलर जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था, उसका नाम जेम्स था और वो औरत जिसने उसे लिफ्ट मांगी थी उसका नाम सियारा थी। लेकिन सियारा मरी नहीं थी, बल्कि उसे उस किलर जेम्स ने उसे किडनैप कर लिया था। बाद में पुलिस को जेम्स के लोकेशन का पता चल गया। जब पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो जेम्स के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। इसलिए सियारा का पति जियान खुद जेम्स के सबकॉन्शियस माइंड में जाने का फैसला करता है ताकि वो वहाँ जाकर जेम्स से बात कर सके और सियारा का पता निकाल सके। असल में जियान एक साइकोथेरेपिस्ट था। उसने कई साल एक मशीन बनाने में लगाई
जो किसी के सबकॉन्शियस माइंड में जाने का क्षमता रखती थी, यानी कि अब तक जो भी कुछ हुआ वो जेम्स के दिमाग में चल रहा था। जियान मिलिट्री जनरल से बात करता है, बताता है कि उसने जेम्स के मन में एक टनल देखी थी और साथ ही में सियारा को एक गुफा जैसी जगह में देखा था जहां वो डूब रही थी, लेकिन उसे अभी तक यही पता नहीं चल पाया कि उसकी पत्नी किस नदी के आसपास कैद है। लेकिन तेज बारिश की वजह से अगले 36 घंटों में नदी के आसपास की सारी गुफाएं पूरी तरह से पानी से भर जाएगी। जियान ने आर्मी ऑफिसर को बार बार दिखने वाली 15 जुलाई के बारे में भी बताया, जिसके बाद ऑफिसर ने कहा कि इसी दिन जेम्स के माँ बाप की मौत हुई थी। उसकी माँ एक मॉडल थी और उसके पिता एक इंश्योरेंस एजेंट। एक दिन जेम्स के पिता को पता चला कि उसकी पत्नी का अपने ड्राइवर के साथ अफेयर है, तो गुस्से में जब उसने उसे बात करने की कोशिश की तो जेम्स की माँ ने पहले अपने पति को मारा और फिर खुद को सुसाइड कर लिया। असल में जेम्स एक टनल इंजीनियर है, लेकिन जब वो कोमा में गया तो उसने अपने दिमाग में ही एक खतरनाक टनल बनानी शुरू कर दी, जो उसके दिमाग के तरह ही एक भूल भुलैया थी। बचपन में इसी की वजह से जेम्स ने अपने दिमाग में कई पर्सनालिटीज बना ली थी। इसका मतलब बस के अंदर हम जितने भी लोग देखे थे वो असल में जेम्स के अलग अलग शख्सियत थे। टोनी जेम्स के गुस्से और डोमिनेट नेचर को दिखाता था, ली उसकी मददगार और फ्रेंडली साइड को, सारा उसकी माँ जैसी थी जो अपनी फायदे के लिए किसी से भी समझौता कर लेती है। वैंग एक इंश्योरेंस एजेंट था, उसमें जेम्स के पिता की झलक थी। फैंक और फार्क जेम्स के बचपन के डर और मासूमियत को दिखाते थे और जिंग उसकी सॉफ्ट लेकिन चालाक थी। उसके अलावा एक और पर्सनालिटी थी जो सभी को मार रही थी, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वो कौन है। ये सब सुनकर जनरल जियान से कहता है कि वो जेम्स से सीधी बातें करे, क्योंकि अब तक जियान जेम्स से अलग अलग पर्सनालिटी से बात कर रहा था। जियान दोबारा जेम्स के दिमाग में प्रवेश करता है और उसे पूछता है कि सियारा कहाँ है। जेम्स कुछ नहीं बताता। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि जेम्स सिर्फ उन्हीं औरतों को मारता था जिनका शादी के बाद भी किसी से अफेयर था। उसे ऐसी औरतों को मारकर सुकून मिलता था, क्योंकि बचपन में उसकी माँ की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसे अपनी माँ जैसी औरतों से सख्त नफरत थी। इसका सीधा मतलब था कि सियारा यानी जियान के बीबी का भी किसी के साथ अफेयर था। जियान को इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन वो काम में इतना बिजी रहता था कि वो सियारा को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए इस बारे में सीधे तौर पर सियारा से पूछने की कोशिश नहीं की। इसके बाद वो जियान के अपने दिमाग के अलग अलग हिस्से में ले गया, जहाँ उसके जिंदगी के कई किस्से चल रहे थे। जियान जेम्स के अतीत के सारे इवेंट देख रहा था, जिन्हें देखकर जेम्स के लिए बहुत बुरा लगता है। जियान ने जेम्स के नादान बचपन से भरे हिस्से पार्क से बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी बहन फैंक ने सियारा का पता बताने से रोक दिया। इसके बाद जियान एक सिनेमा हॉल में पहुंचता है, जहां उसके सामने आखिरकार वो पर्सनालिटी आ ही जाती है जो बाकी सबको मार रही थी, और ये कोई और नहीं बल्कि जियान खुद ही था। इसका मतलब जेम्स का दिमाग इतना शैतान था कि जो भी उसमें झांकता वो खुद एक कातिल की तरह सोचने लगता। मतलब जेम्स के दिमाग के अंदर जाने के बाद जियान और जेम्स का दिमाग आपस में मर्ज हो गया। इसलिए काम में बहुत ही बिजी होने के बावजूद जियान की पर्सनालिटी यह सोच रही थी कि शायद सियारा को उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। यहीं पर उसकी पर्सनालिटी उसकी बैड साइड बन गई। एक एक करके जियान जेम्स के सभी पर्सनालिटी को मार दिया, जो आगे चलकर जियान को सियारा का लोकेशन बता सकते थे। अब ये सब जानने के बाद जियान अपने ही पर्सनालिटी से लड़ाई करने की कोशिश करता है, ताकि जल्दी से जल्दी पार्क को बचाकर वहाँ से निकाल सके। लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत ही शक्तिशाली थी, जो जियान को आसानी से हरा देती है। जियान को समझ आता है कि वो अपनी इविल पर्सनालिटी से अकेले नहीं जीत सकता, इसलिए वो पार्क को बुलाता है और उसे जल्दी से जल्दी उसे बाहर निकलकर पुलिस को सियारा का असली लोकेशन बताने के लिए कहता है। पार्क मान जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद इविल जियान असली जियान को एक अंधेरी जगह पर ले आया। यहाँ उनका जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन जैसे ही असली जियान जीतने वाला था, एक और इविल जियान वहाँ आ गया, जिसका सीधा मतलब ये था कि शैतान कभी मरेगा नहीं। उधर बारिश काफी तेज हो रही थी और पानी अब सियारा के गर्दन तक पहुँच चुका था। तभी असली जियान के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर वो अपनी जान दे दे तो उसके साथ साथ उसकी बुराई भी खुद ब खुद मर जाएगी। इसीलिए जियान खुद को शूट कर लेता है, और जैसे ही वो अपने आप को शूट करता है उसके इविल जियान भी मरने लगते हैं। जिसके बाद असली दुनिया में जेम्स होश में आता है और वो अब बिल्कुल पार्क की तरह व्यवहार कर रहा था। वह डरा हुआ था लेकिन शांत था। फिर वह मिलिट्री वालों को सियारा का असली लोकेशन बताता है, जिसके बाद सियारा को समय रहते रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन सियारा को जब पता चलता है कि जियान खुद एक्सपेरिमेंट के दौरान खुद कोमा में चला गया है, तो उसे बहुत ही दुख होता है। मूवी के अंतिम सीन में हम जियान के माइंड में उसी तरह के इंडस टनल में फंसा हुआ देखते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।